सत्येंद्र जैन मामले में बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने है। स्मृति ईरानी ने सत्येंद्र जैन को फर्जी कंपनियों का मालिक बताया और केजरीवाल से भी कई सवाल पूछे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सत्येंद्र जैन को फर्जी कंपनियों का मालिक बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि बदनवानी करने वाला गद्दार होता है, तो वो सत्येंद्र जैन की हिमायत कैसे कर रहे हैं और एक गद्दार को कैसे पनाह दे रहे हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी हो या पीएम मोदी, ये इल्जाम तराशियां सिर्फ हिमाचल इलेक्शन की वजह से है। चूंकि सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी की जानिब से हिमाचल प्रदेश इलेक्शन के इंचार्ज है, इसलिए वो उनको फर्जी मामलों में फंसाना चाहते हैं। हालांकि उनके हाथ खाली रहेंगे। गद्दार तो वो लोग हैं जो तिरंगे का विरोध कर रहे हैं, भारत माता की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर रहे हैं। ये गद्दार है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक कर्नाटक के। अभी तक एक शब्द नहीं बोली भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी। हमारे देश में तिरंगे का विरोध करेंगे भाजपाई, और इनसे हमें राष्ट्रभक्ति सीखना है। तो गद्दार कौन है ये पूरा देश देख रहा है। इसलिए इनसे कोई, और जो लोग रक्षा सौदे में राफेल में दलाली खाते हैं, जिन लोगों को आज कश्मीरी पंडितों की चिंता होनी चाहिए थी, कश्मीर जल रहा है, आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, वहां पे लोग सुरक्षा के कारण से कह रहे हैं कि हम कश्मीर छोड़ के चले जाएंगे। भारत की सरकार की मंत्री को उनकी चिंता नहीं है, बैठक कैबिनेट की उस पर नहीं हो रही है, वो सत्येंद्र जैन पे लगे हुए हैं सारे लोग। सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी को कैसे बदनाम करना है, इसका रिसर्च चल रहा है। ने क्या कहा वो महत्वपूर्ण है ही नहीं है ना। ये लोग राम मंदिर में चंदा चोरी करने वाले लोग हैं, इनकी बातों का क्या आप भरोसा कर रहे हैं। जिन लोगों ने 500 करोड़ का जहाज 1627 करोड़ रुपए में खरीदा, जो भारत माता के रक्षा सौदे में दलाली खाते हैं जो लोग, वो क्या बोलेंगे। जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अब इनसे हमें ज्ञान सीखना है। जो लोग वेंटिलेटर में, थर्मोमीटर में, ऑक्सीमीटर में दलाली खाते हैं। जल जीवन मिशन का घोटाला उत्तर प्रदेश में मैंने खोला था, प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो चुनाव के लिए कर रहे हो करो, लेकिन कम से कम कश्मीरी पंडितों की चिंता करो, उनकी जान की रक्षा कैसे होगी इस बात की फिक्र करो। हम पे तो आपने बहुत सारे मामले दर्ज किए और बाद में कह दिया कुछ नहीं मिला। तो सत्येंद्र जैन के भी मामले में यही मोदी जी बाद में कहेंगे कि हमें कुछ नहीं मिला। जैसे सीबीआई ने कह दिया कुछ नहीं मिला, ऐसे ये भी कह देंगे कुछ नहीं मिला। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी को 2 जून और सोनिया को 8 जून को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि डराने धमकाने का काम हो रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। आदर्शों और मूल्यों जिनके लिए वो खड़ी है, उसको मजबूत करने के लिए, इस ऋण को हटाने के लिए, उसके किताबों को साफ करने के लिए एक बड़ी सरल चीज की गई जो इस देश में हर कंपनी करती है, विदेश में हर कंपनी करती है। उसने इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का निर्णय किया। ये इक्विटी में परिवर्तित करने से जो रुपया आया, उसका 67 करोड़ तुरंत भुगतान कर्मचारियों के वेजिस के भुगतान के लिए उनको भी दिया गया। सब कुछ औपचारिक रूप से हुआ। अब जब आप कन्वर्ट करते हो ऋण को इक्विटी में, तो आपको ये जो ऋण है उसको असाइन करना पड़ा एक और कंपनी को। ये वैसे किसी भी कंपनी को असाइन कर सकती थी, लेकिन नई कंपनी जिसको असाइन किया गया, जिसको स्थानांतरण किया गया, जिसको दिया गया, वो कौन थी ये जानना भी आवश्यक है। वो थी यंग इंडिया, जो एक विशेष प्रावधान कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, सेक्शन 25 कहते हैं उसको, वो बनाई गई कंपनी जिसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं। आम कंपनी की तरह नहीं, सेक्शन 25 कंपनी न तो कोई डिविडेंड दे सकती है, न प्रॉफिट, जिस प्रकार से कमर्शियली प्रॉफिट समझा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। यानी अगर 10,000 करोड़ भी वो कमा ले तो एक पैसा भी ऋण के डिविडेंड के रूप में बाहर नहीं निकल सकता। वे लोग हमने किसी करीबी को जब मरते हुए देखते हैं और फिर जब वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? चाहे सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट हों, श्रीनगर में रहने वाले केमिस्ट ML बिंदु हों, या फिर स्कूल टीचर रजनी बाला हो,
इस तरह 16 कश्मीरी पंडितों को इसी साल चुन चुन के मारा गया। ये सब कश्मीर समाज का हिस्सा है। कश्मीर का आम आदमी यही चाहता है कि कश्मीर में रहने वाले हिंदू और मुसलमान सभी एक साथ रहें, सुख से रहें। लेकिन आतंकवादी ताकतें ये नहीं चाहती कि ये लोग एक साथ रहें। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनकी एकता सबसे बड़ा खतरा है आतंकवादियों के लिए। आज कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर उनकी जन्मभूमि है। ये और कहाँ जाएंगे? कोई भी जब अपनी जन्मभूमि छोड़ के किसी दूसरे शहर में रहने जाता है तो चाहे हम उन्हें कितनी भी सुविधाएं दे दें, लेकिन अपना घर तो अपना होता है, अपनी मिट्टी तो अपनी होती है, उसके साथ तो अलग जुड़ाव होता है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित वहाँ ट्रक ड्राइवरों से मोलभाव कर रहे हैं बेचारे, ताकि सामान शिफ्ट किया जा सके। वो कश्मीर से निकल के जम्मू या फिर किसी दूसरे राज्य जाने को मजबूर हो रहे हैं। वापस वही वक्त आ रहा है जो 90 के दशक में था। अपने जीवन में कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरी बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए। मेरी मांग है कि उनको उचित सुरक्षा दी जाए, उनकी आवाज़ को न दबाया जाए। ये उनकी जन्मभूमि है, उन्हें कश्मीर में अपना घर बसाने का हक मिलना ही चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमारी इसमें जो भी भूमिका होगी वो हम निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जय हिंद। कश्मीर के हालात पर दिल्ली के वज़राला अरविंद केजरीवाल मीडिया से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने कहा कि सत्येंद्र जैन की बदनवानी बेनकाब हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल खौफजदा हैं। उन्हें लगता है कि अगला नंबर मेरा न हो। आम आदमी पार्टी ने बदनवानियों का टोली है। करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता। आदेश जी, संजय सिंह ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका कहना है कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है, इनकी डिग्री की तरह इनके कागज भी फर्जी हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी कानून में कोई विश्वास रखती है? उनके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने सारे कागज देख लिए हैं, तो उस कागज में उन्होंने ये नहीं देखा कि जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसमें सत्येंद्र जैन के साइन है। उस कागज में ये नहीं देखा कि खुद सत्येंद्र जैन जी ने 2016 में इनकम टैक्स में स्कीम के अंदर डिक्लेरेशन किया था अपनी बेनामी संपत्ति का। तो जो इन्हें डर किस बात का लग रहा है? अगर सही है तो कोर्ट देखेगा, उसको न्यायालय में है। और आप न्यायालय में विश्वास नहीं रख रहे, आप कह रहे हमने पढ़ लिया कागज, तो आप कहोगे वही बात सही होगी, न्यायालय कहेगा वो बात गलत होगी। केजरीवाल जी और इनके जितने भी लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि खुलासा हो गया है आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस बात का खुलासा हो गया है और इनको ये डर सता रहा है कि सत्येंद्र जैन के साथ हमारा नंबर भी आने वाला है, इसलिए सत्येंद्र जैन को बचाने की कोशिश में लगे, इसलिए उनका बचाव कर रहे हैं। इन्हें पता है कि इनके जाते ही हमारा नंबर शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि सत्येंद्र जैन जो हैं वो देशभक्त हैं, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन देशभक्त हैं और उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो उन्होंने अपने आप खुद ये डिक्लेरेशन दी है। और वो जांच, अगर देशभक्त व्यक्ति सबसे पहले कानून को मानता है, असली देशभक्त तो वो है जो कानून मानता है। जो कानून ही नहीं मान रहा है, जो न्यायालय नहीं मान रहा है, वो देशभक्त कहाँ हुआ? सर, बस एक सवाल और है कि संजय सिंह का ये भी कहना है, क्या ईडी का दफ्तर बीजेपी से चल रहा है? देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी को पता है पंजाब पुलिस का दफ्तर कहाँ से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार में जो भी एजेंसी है वो निष्पक्ष तरीके से जांच कर रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से बात कर रहे हैं और सारी बातें तो खुली हुई हैं, कोर्ट में जा रही हैं। भाई ईडी जो जांच करेगी, आपको कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति तो कोर्ट में सुनवाई होगी। जो ईडी का जज है वो कोई अलग से आ रहा है क्या? वो जज तो वही जज है ना। आप कोर्ट में बात अपनी कहिए, लेकिन अब ये पूरी तरह फंस चुके हैं। इनका काम पुराना काम है, काले धन को इधर से उधर करना, हवाला कारोबारियों के साथ
लेन देन करना पुराना धंधा रहा है और उसमें स्वयं अरविंद केजरीवाल फंसने वाले हैं, इसीलिए बचाव हो रहा है। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिनका कहना है कि सत्येंद्र जैन का सच सबके सामने है और इसीलिए आम आदमी पार्टी डरी हुई है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आजम खान और अखिलेश यादव के दरमियान जो फासला सीतापुर रामपुर से लखनऊ तक जारी था, दिल्ली में खत्म होता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आजम खान की इयादत की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान काफी देर तक बातचीत हुई। आजम खान गुज़िश्ता 4 दिनों से अस्पताल में दाखिल है। आजम खान से ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब आजम खान के गढ़ में लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। आजम खान ने असेंबली इंतखाबात जीतने के बाद लोकसभा सीट छोड़ दी है। आजम खान जो 2 साल से ज्यादा अरसे से सीतापुर जेल में बंद थे, एसपी सदर अखिलेश यादव से नाराज बताए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अर्जी गुजार ने हिंदुओं की टारगेट किलिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील की है। वकील विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त दायर की है और अर्जदाश्त को मफाद आमा की अर्जदाश्त तस्लीम करने की अपील की है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कुलगाम में रजनी बाला के मिलिटेंटों के जरिए टारगेट किलिंग के बाद मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। सांबा में भी लोगों ने एहतजाज किया। कौमी शाहराह पर लोग बैठ गए और एहतजाजी मुजाहरा किया। वहीं कुलगाम में रजनी बाला के कत्ल को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जम्मू में लोगों ने बीजेपी के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। नाराज लोगों ने जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना के सामने एहतजाज दर्ज कराया। इस मौके पर रविंद्र रैना ने एहतजाजी लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। इस वक्त एक बड़ी साजिश कश्मीर के अंदर टारगेटेड किलिंग्स के एक मॉडस ऑपरेंडी के तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं। हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पहले भी जो राहुल भट्ट साहब के कातिल थे उनको, और जो वहाँ अमरीन भट्ट जो टीवी एक्ट्रेस थी, उनके कातलों को 24 घंटों के अंदर मौत के घाट उतारा। जो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे उन सबको भी जमीन के पाताल से निकाल के मौत के घाट उतारा। सेना ने कमर तो तोड़ी है आतंकवादियों की। बौखलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में, डेस्पिरेशन में इस प्रकार के षड्यंत्रों को वो अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं। इन साजिश करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। ड्यूटी प्रशासन बिल्कुल मतलब मेहनत से काम कर रहा है और हमारी जो बेल्ट फोर्सेस के नौजवान हैं, चाहे वो जेकेपी हो, चाहे वो सीआरपी हो, चाहे वो आर्मी हो, वो मिल के ऑपरेशन भी कर रहे हैं। जो लोग ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनको भी मौत के घाट उतारा जा रहा है। रजनी बाला कत्ल मामले में आम आदमी पार्टी ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया है। आपके मुताबिक मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में अक़लियतों को सिक्योरिटी फराहम कराने में नाकाम रही है। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने आप लीडरों से बातचीत की। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर यशपाल कुंडल जो कि सांबा से ही हैं, और आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट कन्वीनर ओम प्रकाश खजूरिया, इनसे हम बात करें। पहले यशपाल कुंडल जी से बात करते हैं। यशपाल जी, आप इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपकी अपनी जो बहन है वो चली गई, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये इसकी कंडेम्ड करता हूँ कि इस किस्म की मरमम हत्या हुई है रजनी बाला जी की, और उसी के साथ साथ ये मैं कहूँगा कि जो हमारी प्रॉक्सी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में चल रही है, ये टोटली फेलियर हो चुकी है। और लोगों को जो जम्मू के डोगरा एम्प्लॉई हैं, जहाँ कश्मीरी पंडित हैं, उनको सिक्योरिटी देने में ये टोटली फेल हुए हैं।
अब हम ये कहेंगे कि रजनीवाला का जो सर्वेंट है राय कुमार जी, वो भी श्रीनगर में ही सर्वे कर रहा है, और एक बच्ची जो है वो भी उनकी है, उनको आज ही ऑर्डर करके जम्मू में शिफ्ट किया जाए, और जितने भी डोगरा एम्प्लॉय जो श्रीनगर में सर्विस कर रहे हैं उनको अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में तब तक भेजा जाए तब तक उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी मुहैया नहीं होती। हम ये कहेंगे कि अगर ये जब पार्लियामेंट लगती है तो हमारे होम मिनिस्टर साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि वहां पर तो चिड़ी नहीं मारी जा रही है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है। हमारी बहन जो उधर 10-12 साल से बच्चों को पढ़ा रही थी, उनकी टारगेटें किलिंग हुई, और जब तक गवर्नमेंट ये मुहैया नहीं करवाती उन लोगों को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए, सेफ और सिक्योर जोन में भेजा जाए। और मैं ये कहूँगा कि ये सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और ये टोटली फेल हो चुकी है गवर्नमेंट। सिर्फ इनके स्लोगन ही वो जमीन पे है, प्रैक्टिकली कुछ भी जमीन पे वो लोगों को हासिल नहीं हो रहा है। देखिए, जब बात करें हम कश्मीर की, तो कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, चाहे वो वहाँ के शहरियों की हों या जम्मू से जो लोग वहाँ पे एम्प्लॉई हैं या कश्मीरी पंडितों की, उनकी सभी की इस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है। तो कुंडल जी ने कहा जहाँ जो प्रॉक्सी जो गवर्नमेंट चल रही है, रिमोट से गवर्नमेंट चल रही है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रही है केंद्र के रिमोट से चल रही है, तो यहाँ तो टोटल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर तो टोटल फेलियर है। बट क्वेश्चन ये है कि जब सब कुछ पता है कि वहाँ पे लगातार एक के बाद किलिंग्स हो रही हैं, और पिछले काफ़ी अरसे से जो पॉलिसी है इनकी गवर्नमेंट की, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है SC STs के लिए, जो कश्मीर के अंदर या लद्दाख के अंदर, जब पहले 370 के एब्रोगेशन से पहले जो पॉलिसी बनाई गई थी, 370 के एब्रोगेशन से पहले जो पॉलिसी थी जम्मू कश्मीर सरकार की, आज उस पॉलिसी के ऊपर रिव्यू करने की जरूरत है कि कब तक इनको वहाँ पे रखा जाएगा, कब तक वहाँ पे बलि का बकरा बना के इनको रखा जाएगा, और जो टारगेट किलिंग्स कब तक चलती रहेंगी। तो केंद्र सरकार को और यहाँ जो हमारी एजेंसीज को इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और जितना जल्दी हो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ ऑफ लैंड वहाँ पे मेंटेन किया जाए ताकि ये किलिंग्स बंद हों। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीरी पंडितों के एक वफ्द ने दिल्ली के वज़राला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और बिजली कनेक्शन का मसला बताया, और वज़राला को आगाह किया कि INA मार्केट में कश्मीरी पंडितों की 100 से ज्यादा दुकानें हैं, जिसे साल दर साल मुख्तलिफ तामीराती सरगर्मियों की वजह से मुंतकिल करना पड़ा है। इस वक्त इन दुकानों में बिजली का मुस्तकिल हल न होने की वजह से दुकानदारों को परेशानियों का सामना है। इस मामले का नोटिस लेते हुए वज़राला अरविंद केजरीवाल ने फौरी तौर पर इस मामले में कार्रवाई करने की हिदायत दी। कश्मीरी पंडितों के वफ्द से हमारे नुमाइंदा रचना ने बात की। दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली में विस्थापित कश्मीरी पंडितों का एक बाजार है जो कि कश्मीरी INA मार्केट के नाम से जाना जाता है। इस वक्त हम वहीं पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर करीबन 100 से ज्यादा अधिक दुकानें हैं, लेकिन पिछले कई साल से बिजली ना होने के कारण दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। प्रतिनिधि मंडल के कुछ लोग भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। उनने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उनने हमारी समस्याएं सुनी और हमें आश्वासन दे दिया कि जल्द से जल्द आपको फ्री बिजली मिल जाएगी, आपका कनेक्शन लग जाएगा। हमें PWD वाले 80 लाख रुपए मांग रहे थे, ये बिजली वाले BSS राजधानी वाले 80 लाख रुपए मांग रहे थे। वो कह रहे थे PWD वाले PWD वालों ने जब हमें शिफ्ट किया था तब उनने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि हम आपको सारी सुविधाएं दे देंगे, लेकिन वहाँ के अफसर बदल गए और उनका प्रॉमिस भी बदल गया। मैं पर्सनली बीजेपी में गया लाइट के लिए, ये राकेश जी मेरे साथ में थे। 2 महीने पहले हमने बीजेपी में दोहार लगाई है कि हमारी मार्केट में लाइट नहीं, भैया हम भूखे मर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट मेरे को नहीं मिला। यहाँ तक कि हमने मीनाक्षी लेखी जी को भी एक मेमोरेंडम अपना दे दिया, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला हमारे को। अल्टीमेटली मजबूरन होकर हमें CM केजरीवाल जी के पास जाना पड़ा, जिन्होंने हमें ये आश्वासन दे दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके सारे समाधान हम हल कर देंगे। पहले हम इससे लेफ्ट में जब फ्लैट बने हैं यहाँ पे बैठते थे, तो वहाँ पे पुल बनने के सदन का पुल, ये इनका जो पुल बना है वहाँ से हटा के इस साइड में बिठा दिया हमको। मतलब जब कोई काम होता है तो ये दुकानें चेंज कर दी जाती है। कर दिया। ये चौथी बार है हमारी, ये चौथी शिफ्टिंग है, ये हमारी चौथी शिफ्टिंग है। 2000 में पहले शिफ्ट कर दिया गया, INA फ्लाईओवर बन रहा था, फिर यहाँ से हटा दिया गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स था, उसके बाद PWD का ये बारापुला नाला बन रहा था, तब हटाया गया, और लास्ट में ये चौथी शिफ्टिंग है, चौथी हम पहुंचे। ये तो हमारी चेयरमैन साहब की मेहरबानी है, जो हमारी बैकबोन है
सुनील शेखर जी, उनकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो ये कह रहे थे दुकानें ही नहीं है आपकी, जबकि गवर्नमेंट ने हमें बिठाया है, हम खुद नहीं बैठे, हमने कब्जा नहीं किया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से लगातार परेशानियों का सामना करने के बाद एक बार फिर से आशा की उम्मीद यहाँ पर जागी है कि 1 महीने के बाद सब कुछ ठीक होगा और यहाँ पर बिजली और पानी उपलब्ध होगा और ये दुकानें फिर से खुल सकेंगी। और साथ ही साथ केंद्र सरकार से इनकी दरकार है कि एक प्रपोजल बनाया जाए और इस समस्या का एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। और अब बात मशहूर गुलकार केके की मौत की। मशहूर गुलकार केके की मौत पर सवाल उठने लगे हैं। केके की मौत पर अननेचुरल केस दर्ज किया गया है और कोलकाता पुलिस होटल में तफ्तीश कर रही है। वहीं मकनी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने केके की मौत पर दुख का इजहार किया और उनकी अहलिया से बात की है। 53 साला केके ने हिंदी में 200 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली समेत दीगर जबानों में गाने रिकॉर्ड किए हैं। कृष्ण कुमार की मौत से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केके की मौत पर गम का इजहार किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मशहूर गुलकार कृष्ण कुमार की बेवक्त मौत के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके गीतों में इजहार का वसी सिलसिला है। हम उन्हें उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। उनके खानदान और मद्दाहों से मेरी ताज़ियत। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए केके को खराज अकीदत पेश किया। वहीं केके को बॉलीवुड खराज अकीदत पेश कर रहा है। अदाकार अक्षय कुमार, गुलकार अरमान मलिक, अदाकारा सोनल चौहान और मुनमुन दत्ता, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, विशाल, आर माधवन समेत कई मशहूर शख्सियात ने केके के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। अरमान ने कहा कि हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि केके साहब अब नहीं रहे। एयरलिफ्ट के गाने भी उसने एक बहुत बड़ा गाना गाया था, तू भूला जिसे, जो कि एक्चुअली क्लाइमैक्स गाना था। इट वाज बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग द क्लाइमैक्स वाज साउंडिंग सो गुड, बिकॉज वो पूरा का पूरा गाना चलता है जब हमने 1,70,000 लोगों को इंडियन एयरलाइंस ने और इंडियन एयरफोर्स ने जाके बचाया था। तो वो and it was a very shocking thing what happened last night. मैं भी तभी लौटा था and I heard that, and it's very sad that lots of our singers, we are losing them, and it happened in a very young age. समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता, परमात्मा से बड़ा कोई विधान नहीं होता। हमारे कलीग, हमारे मित्र, हमारे दोस्त केके कृष्ण कुमार बहुत ही अच्छे गायक, बहुत ही अच्छे इंसान, उनका अकस्मात जाना पूरे संगीत जगत के लिए एक बहुत ही गहरा संवेदना और दुख और पीड़ा का समय हो गया है। मैं उनके परिवार के प्रति बहुत गहन संवेदनाएं रखता हूं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मनुष्य को निशब्द कर जाती हैं। मनुष्य अचेत हो जाता है, बोलने लायक नहीं होता। अचानक जाना तो हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया की मशहूर सर्वो स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी सर्वकॉन ने बॉलीवुड के नवाब खान यानी अदाकार सैफ अली खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सैफ अब इस सर्वकॉन का नया चेहरा होंगे और इसकी प्रमोशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सर्वकॉन के इस इकदाम को उनकी बड़ी और काबिल जिक्र कामयाबियों में से एक करार दिया जा रहा है। सैफ अली खान के न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लाखों मद्दाह हैं और एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उनकी मौजूदगी कंपनी को कामयाबी की नई बुलंदियों पर ले जाएगी और हिंदुस्तान जल्द ही सर्वो स्टेबलाइजर्स और ट्रांसफार्मर्स की मार्केट पर राज करेगा।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।